मैं कुशाग्र जैन आज फिर आपकी कक्षा 12 का छठा अध्याय भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला के बचे कुचे कलाकार में से एक मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। क्योंकि पहले हम नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार को देख चुके हैं, ऐसे में हम मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई अर्थात कि चुगताई जी का जन्म देखें तो 21 सितंबर 1897 को हुआ था मुगल परिवार में। और जहाँ तक मुगल परिवार की बात है तो हम देख सकते हैं कि इनका जन्म जहांगीर के प्रधान वास्तुशिल्पी अहमद के ही वंश में हुआ था, के ही परिवार में हुआ था। और चुगताई जी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। अब उनके कला जो है वह अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखती है। चुगताई कलम के नाम से भी बहुत सी बार जाना जाता है। ईरानी मुगल कला, पर्शियन कला का प्रभाव इनके कार्य में देखा जाता है। और जब ऐसे में हम चुगताई जी के काम को देखते हैं तो हिंदू धार्मिक और पौराणिक विषयों का अंकन भी इसमें देखने को मिलता है। जैसा कि पहले तक रहा है कि हिंदू पौराणिक धार्मिक अंकन देखने को मिले हैं नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार में, तो चुगताई जी ने भी इसे चित्रित किया है। यदि हम देखें तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर छाया प्रकाश दर्शाने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन चित्रण में महीन रेखांकन और कोमलता, गतिपूर्णता जैसी बातें देखने को मिलती है। विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है। उनका एक चित्र है विश्वामित्र, जो कि विदेशी प्रभाव हल्का सा देखने को मिलता है, जिसमें जापानी प्रभाव सा प्रतीत होता है। राम और लक्ष्मण का मुख चित्रित किया गया है। तो इसके अतिरिक्त कुछ चित्रों में अजंता की भी छाप देखने को मिलती है। इनके कुछ चित्र हैं उषा, वंशीयुक्त कृष्ण, अर्जुन को निर्देश देते हुए कृष्ण, द्रौपदी एवं पांडव, चैतन्य की पत्नी, बहुत ही सुंदर चित्र है। और एक सबसे प्रसिद्ध चित्र है राधिका। ये राधिका चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब्दुल रहमान चुगताई का चित्र राधिका। और राधिका चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो होली स्नान के पश्चात देवदासी, चित्रलेखा आदि चित्र भी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। वैसे कला समीक्षकों ने इन्हें विश्व स्तर का कलाकार भी माना है और इनकी प्रदर्शनी भारत के अतिरिक्त इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिका और इसके अलावा भी यदि हम बहुत सारे देशों में देखेंगे इनकी प्रदर्शनी हुई है। तो ऐसे में अब्दुल रहमान चुगताई पुनर्जागरण युग का एक बड़ा नाम है। और इनका चित्र जो राधिका है हमने अभी देखा था, तो इसमें भी हम देख सकते हैं मधुर रंग, रेखाओं की गति, लय इसमें देखा जा सकता है। भाव भंगिमा भी प्रभावशाली है और यह बंगाल शैली का एक उत्कृष्ट चित्र है। यह देख सकते हैं एक बार फिर से राधिका चित्र। तो इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो एक और व्यक्तित्व जिसे हम कलाकार तो नहीं कहें लेकिन कला विचारक, कला समीक्षक के रूप में देखते हैं। इनकी कला जगत पर अच्छी पकड़ थी, कला पर अच्छी पकड़ थी। इनका जन्म 1877 को कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। पिता जो कि तमिल से थे और श्रीलंका में जाकर बस गए थे। उनकी शादी एक ब्रिटिश महिला से हुई थी और ऐसे में जब पिता की मृत्यु के बाद माँ उन्हें इंग्लैंड लेकर चली गई और इन्होंने वहीं पर शिक्षा ली थी। बाद में जब शिक्षा हो गई पुनः इनकी नियुक्ति कोलंबो, श्रीलंका में हुई और उसके बाद शिक्षा समाप्त कर आनंद कुमार स्वामी कोलंबो में नियुक्त होने के पश्चात भारतीय दर्शन पर कार्य किया। और ऐसे में इनका भारतीय संस्कृति की ओर झुकाव बढ़ता रहा और 1908 से 1913 के मध्य इन्होंने भारत की अनेक यात्राएं की। और इसके अलावा इन्होंने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक भी लिखी है, 1916 में प्रकाशित हुई है, जिसको हमने इससे पहले जो राजस्थानी चित्र शैली अध्याय है उसमें भी देखा था। तो ये जो राजपूत पेंटिंग पुस्तक है वो ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी और 2 खंडों में प्रकाशित की गई थी। तो इससे निश्चय ही
हमारी भारतीय लघु चित्रण परंपरा है उसकी ओर सबका ध्यान भी आकर्षित हुआ था। इन्होंने तकरीबन 20 के आसपास पुस्तकें लिखी है, जिनमें से कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, राजपूत पेंटिंग, डांस ऑफ शिवा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आनंद कुमार स्वामी ने इसीलिए भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है क्योंकि इन्होंने सभी का ध्यान भारतीय कला की ओर, परंपरागत भारतीय कला की ओर आकृष्ट किया है। तो ये थे आनंद कुमार स्वामी। इसके बाद एक और विचारक है जिसका पुनर्जागरण काल में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, E.B. हेवेल, अनसर्ट बिनफील्ड हेवेल। यह 1884 में सबसे पहले मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य बने थे और 1996 के करीब यह कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट या कलकत्ता कला विद्यालय में आचार्य या प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे। यहीं से देखा जाता है कि भारतीय कला या विशुद्ध भारतीय कला की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट हुआ और पुनर्जागरण काल की बात सामने आती है जब E.B. हेवेल से अवनींद्रनाथ टैगोर का मिलना होता है। और ऐसे में भारतीय कलाकारों का ध्यान है वह अजंता, राजपूत, मुगल शैली आदि जो विविध शैलियाँ है भारत की, इनकी ओर आकर्षित होता है। तो ऐसे में निश्चय ही कलाकारों ने भारतीय कला के प्रभाव से युक्त कार्य किया है। अब ऐसे में हम इनकी पुस्तकों को देखें तो कुछ पुस्तकें जैसे इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर, आइडल्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये पुस्तकें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकता है कि इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक किसकी है, इंडियन आर्किटेक्चर पुस्तक किसकी है, या फिर E.B. हेवेल की पुस्तक का नाम लिखो या फिर आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम लिखो। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और कलाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। असल में यह लेखक भी है, कवि भी है, साहित्यकार है और संगीतज्ञ है, दार्शनिक है। तो ऐसे में रविंद्रनाथ ठाकुर निश्चय ही एक बड़ा नाम है और हम सभी जानते हैं कि इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था और जो कि जन गण मन, जिसको कि हम हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में काम में लेते हैं, तो वह इनके द्वारा ही लिखा गया है। इन्हें गीतांजलि पर नोबेल प्राइज मिला था। यदि हम देखें तो इन्होंने जीवन के 7वें दशक में अर्थात कि 67 वर्ष की आयु में चित्रण कार्य आरंभ किया था और इनके चित्रण कार्य का आरंभ कहीं ना कहीं लेखन से ही होता है क्योंकि ये जब भी चित्र बनाते थे तो उसमें जो गलतियां होती थी, अर्थात कि जो लेखन कार्य करते थे उसमें जो गलतियां आती थी, कविता, कहानी या जो भी साहित्य लेखन कार्य करते थे लेखों में आदि में, तो वहाँ पर जो काट छाट होती थी उसमें ये क्या करते थे, उन काट छाट को मिलाकर एक आकार दे देते थे और ये जो काल्पनिक आकार है या काल्पनिक रूप है वही कलाकृति के रूप में सामने आते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने कलाकार के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और बहुत कम समय में इन्होंने 3000 से भी अधिक चित्र बना दिए थे। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर कभी भी पारंपरिक रूप से कला की शिक्षा प्राप्त नहीं की है और ऐसे में यह स्वतंत्र या स्वच्छंदतावादी शैली से काम करते रहे हैं। इनकी कला को बाल सुलभ शैली भी कहा जाता है क्योंकि कारण यह है कि ये जो काम में लेते थे माध्यम, वह माध्यम कहीं पर भी बंधा हुआ नहीं है। रंगीन स्याही, पेन, जल रंग आदि सभी भी काम लिए हैं। तो इसके अतिरिक्त फूल, पत्ती या कपड़े जो भी मिलते थे उससे रंगों का प्रभाव दे दिया करते थे। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इनके चित्रों में स्वप्निल आकार और रहस्यात्मक रूप बने दिखाई देते हैं। प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिनके चित्रों में स्वप्निल आकार और रहस्यात्मक रूप बने दिखाई देते हैं, तो हम लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में या रविंद्र बाबू के चित्रों में दिखाई देते हैं। इन्होंने भी कई सारी प्रदर्शनियां लगाई देश विदेश में और यह भी विश्व स्तर पर विख्यात हुए। खैर रविंद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर के चाचा थे और इनकी प्रसिद्धि होने से पहले अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्धि हो चुकी थी इनके भतीजे की कलाकार के रूप में। और अवनींद्रनाथ टैगोर के जो कि आधुनिक भारतीय कला के पिता माने जाते हैं, इन्हीं के समकक्ष रविंद्रनाथ टैगोर को भी आधुनिक भारतीय कला के प्रणेताओं में एक माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो चित्र है
हमने कहा कि काल्पनिक है, लेकिन अधिकतर चित्र शीर्षकहीन है, इनको शीर्षक नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर दो चित्रों की चर्चा होती है, एक है माँ और शिशु और दूसरा चित्र है स्त्री। दोनों ही आकर्षक चित्र है, सरल रेखीय शैली में बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर की, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 को जन्माष्टमी के दिन बंगाल के जोड़ासाकू में हुआ था। और इन्होंने यहाँ पर क्योंकि गलत लिखा है 1817, हमें ध्यान रखना है 1871 में हुआ था जन्माष्टमी के दिन। और इन्होंने जो आधुनिक भारतीय कला है उसको रूप देने में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाया है। इनके पिता का नाम गुणेंद्र नाथ था, तो इनके चाचा जो रविंद्रनाथ टैगोर अभी जो हमने पढ़ा वह इनके चाचा थे। इसके अतिरिक्त ज्योतिरिंद्र नाम के एक और चाचा थे। यदि हम देखें तो इनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसका साहित्य, कला, संगीत आदि में विशेष रुचि थी। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इनकी शिक्षा जो है वह ब्रिटिश कलाकार पामर और इटालियन कलाकार गिल्हार्डी से भी हुई थी। और इससे इन्होंने यूरोपीय कला पद्धति, यूरोपीय शैली के चित्र बनाए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इनके चित्र है वह आरंभिक चित्र पेन व स्याही से बने हुए रेखा चित्र, व्यक्ति चित्र है। रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक चित्रांगदा पर आधारित चित्र इनके आरंभिक चित्र है, क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो चित्र एक पुस्तक लिखी थी चित्रांगदा, उस पर भी आधारित इन्होंने चित्र बनाए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इनके पर मुगल शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसे इनका एक चित्र है राधा कृष्ण। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इन्होंने चंडीदास और विद्यापति की जो पदावली है, वैष्णव पदावली, उसका भी अध्ययन किया, उस पर भी चित्र बनाए। एक चित्र है जो यूरोपीय शैली का है इनका, लेकिन तकरीबन भारतीय शैली की ओर आ चुका है। मतलब पहले तक यूरोपीय शैली थी, अब भारतीय शैली की ओर आ चुका है। आरंभिक चित्र मान सकते हैं। यह है शुक्लाभिसार, जो कि अवनी बाबू का भारतीय शैली में बना हुआ प्रथम चित्र माना जाता है। और इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इनका कला की ओर रुझान के संबंध में बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर जब कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य अर्थात कि प्रिंसिपल E.V. हेवेल के संपर्क में आए तो इन्होंने चित्रण में भारतीय जो शैलियाँ है जैसे कि अजंता, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी आदि को अपनाया और बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र आदि पर आधारित चित्र भी बनाए। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो ऋतु संहार, रामायण, महाभारत जो कि पौराणिक विषय है भारतीय संस्कृति के, इसके अलावा अभिसारिका, श्री राम व मायामृग, बुद्ध व सुजाता आदि चित्र इन्होंने बनाए हैं। बाद में ताइकान और हिशिदा जो कि जापानी कलाकार है 1901-1902 के आसपास जब आए थे ठाकुर परिवार के वहाँ पर कलकत्ता में, तो इन अतिथियों से इन्होंने जापान की वाष्प तकनीक, जिसे प्रक्षालन तकनीक या धावन तकनीक कहा जाता है, उसको सीखा। और इस तकनीक में इन्होंने जो चित्र बनाए हैं उमर खयाम, विरह यक्ष, गणेश जन्नी, और इसके अतिरिक्त एक और चित्र जो काफ़ी प्रसिद्ध है भारत माता, तो भारत माता का चित्र भी हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो 1901 से 1905 के बीच इन्होंने जो चित्र बनाए हैं उसमें बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहाँ के अंतिम दिन, ये जो चित्र है। उसके अतिरिक्त यह भारत माता जो कि 1905 में बना है बंगाल विभाजन के विरुद्ध। हम यूँ कह सकते हैं कि जब भारत में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसी में इन्होंने चित्र बनाया है भारत माता। उसका विश्लेषण हम आगे देखेंगे। 1907 में इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जो अपने भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर की थी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इनके चित्रों में दृश्य चित्र, पशु पक्षी और व्यक्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं। देवदासी, कजरी, सूर्यपुरजा व बंगाली रंगमंच के अभिनेता व अभिनेत्री, क्योंकि ये बंगाल से थे, जोरासाकू से थे और ठाकुर परिवार से थे, तो इनका रंगमंच वालों से भी मिलना जुलना होता था। ऐसे में उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इन्होंने 1920 से 26 के मध्य पेस्टल रंगों से भी काफ़ी चित्रण कार्य किया है, जैसे गांधी, टैगोर, CF, एंड्रयूस आदि चित्र है। तो इसके अलावा इनके कुछ चित्र है आलमगीर, नूरजहाँ, औरंगजेब जो कि मुग़ल शासकों से संबंधित चित्र हैं। इसके अलावा लैला मजनू
कवि कंकन चंडी और कृष्ण मंगल की श्रृंखला चित्र बनाए हैं। यह काव्य श्रृंखला है और उस पर चित्र बनाए हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो 1941 में जब इनके चाचा की मृत्यु हो गई थी रविंद्रनाथ टैगोर की, तब इन्होंने विश्व कवि रविंद्रनाथ का महाप्रयाण चित्र बनाया था और इसके बाद इन्होंने चित्रण कार्य ना के बराबर कर दिया था, चित्रण कार्य करना बंद कर दिया था। अब यदि हम देखें तो अवनींद्र बाबू का जो चित्र है भारत माता, हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो भारत माता चित्र है जिसमें 4 हाथ बताए गए हैं और एक साध्वी की हालत में बताया गया भारत माता को, जिनके दाहिने हाथ में यदि हम देखें और बाहिने हाथ में देखें तो दाहिने हाथ में माला मिलती है। उसके अतिरिक्त दूसरे भी पुस्तक और इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। और रंगों का प्रयोग देखें तो कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न आ जाए कि भारत माता चित्र में कितने हाथ बनाए गए हैं, तो 4 हाथ बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो ताज को देखते हुए शाहजहां एक चित्र है जिस पर कि मुगल शैली का प्रभाव भी देखा जाता है, तो यह चित्र भी अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। इस प्रकार हमने देखा कुछ कलाकारों को, जैसे अब्दुल रहमान चुगताई, रविंद्रनाथ टैगोर और उसके अलावा आनंद कुमार स्वामी, ई.बी. हेवेल, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा कुछ कलाकार जैसे कि यामिनी राय, अमृता शेरगिल आदि को हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।